हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मार्केट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर। आज फिर से आप लोगों के लिए आया हूं क्लास 11th अकाउंटेंसी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं और कैसे इनको प्रिपेयर किया जाता है। राइट, पूरे वीडियो में बने रहना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। प्रीवियस चैप्टर मैंने कंप्लीट करा चुका हूं, दैट इज बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। प्रीवियस वीडियो आपको नीचे मिल जाएगा। कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर्स की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैग्नेट ब्रेन्स एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% फ्री कंप्लीट एजुकेशन फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, दैट इज CBSE, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। इसके साथ ही आपको मिलता है स्टेट बोर्ड्स के वीडियोस भी आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। नोट्स डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है, आप जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, चलिए तो फाइनल अकाउंट बनाना है विदाउट एडजस्टमेंट हम पहले लेके आए हैं, उसके बाद हम लेके आएंगे विद एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या है जी? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड करता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को। तीन फिर से बोलता हूं मैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोलो प्रोप्राइटर मींस ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कंबाइनली इनको बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट shows the financial performance, that is profit and position of the enterprise। तो अब इसमें परफॉर्मेंस बताने वाले होते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बताने के लिए होती है आपकी बैलेंस शीट ऑफ द एंटरप्राइज। ये क्या होती है? बैलेंस शीट। और इधर कौन होता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Trading and profit and loss account. Financial statement, that is final accounts, are the statements prepared at the end of the accounting period। अब accounting period कब end होता है सर? accounting period हम जो follow करते हैं that is 31st March 2023 नहीं, 31st March। फिर क्या आएगा इसके बाद? determining the financial performance, that is profit earned or loss incurred during the accounting period and also the financial position of the business as on that date। तो बेसिकली पिछले एक साल में ड्यूरिंग दैन अकाउंटिंग पीरियड आपने क्या परफॉर्म किया, कितने रुपए आपने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस इनकर किया, वो जानते हैं। दूसरी चीज जानते हैं हम पोजीशन, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, कि आपके पास कितने रुपए की संपत्तियां हैं और कितने रुपए के पास लाइबिलिटीज है, ये हम जानते हैं बैलेंस शीट के माध्यम से। तो परफॉर्मेंस प्लस पोजीशन दोनों को जानने के लिए क्या प्रिपेयर किया जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स इंक्लूड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्या क्या इंक्लूड करता है ये? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सेकेंड वन इज बैलेंस शीट। ठीक बात है जी। तो आप इनको कंबाइनली ट्रेडिंग एंड P&L भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे आप इनको सेपरेट भी कर सकते हो कि सर फर्स्ट प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। दीज थ्री स्टेटमेंट्स कंबाइनली आर नोन एज फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, ये तो बात हमें समझ में आ जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं समझ में आता है, कैसे बनाते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जी। चलो तो बात समझना, पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि क्यों बनाते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद कैसे बनाते हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस का क्या है? एंड प्रोडक्ट है। प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। किससे बनाते हो भैया? ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के पहले का प्रोसेस एकदम क्लियर है ना जी? क्या करते हो? आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके बाद क्या होता है? रिकॉर्ड मेजरमेंट, फिर क्या होता है? रिकॉर्डिंग, दैट इज जनरल एंट्री बना दी आपने। फिर पोस्टिंग करते हो, पोस्टिंग करने के बाद बैलेंसिंग टोटलिंग करने के बाद बनाते हो आप ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं हम फाइनल अकाउंट्स। तो आप ट्रायल बैलेंस में जो फिगर्स आते हैं उनको कैसे हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में लेके जाना है, वो हम सीखने वाले हैं आज। तो क्यों बनाते हैं जरा एक बार देखते हैं। प्रॉफिट टू असरटेन दी प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में आपने प्रॉफिट या लॉस अर्न किया, उसको जानने के लिए बनाना होता है। इट इज नोन फ्रॉम द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एसेट्स ओन्ड एंड लायबिलिटीज ओव्ड एज ऑन दैट डेट, दैट इज फाइनेंशियल पोजीशन, इट इज नोन फ्रॉम द बैलेंस शीट। तो दो टेंजिबल रीजंस तो मुझे मिल गए, एक तो मुझे परफॉर्मेंस चेक करनी है, दूसरा मुझे पोजीशन चेक करनी है।
परफॉर्मेंस पोजीशन हमेशा याद रखिएगा, परफॉर्मेंस बनाएगा आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पोजीशन बताएगा आपको बैलेंस शीट। तो ये दो बातें हो जाती हैं। तीसरी बात पे जब हम मूव करेंगे तो क्यों, इनको फिर फर्दर एनालिसिस वगैरह करेंगे, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं। अब आता है यूजर्स कि किन के लिए चाहिए इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन किसके लिए बनाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल यूजर्स और एक एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल नाम से समझ में आ रहा है कि सर जो ऑनर्स हैं, जो मैनेजमेंट है कंपनी का, वो इसके इंटरनल यूजर्स रहेंगे। जब एक्सटर्नल यूजर्स की आप बात करोगे तो ऑनर्स एंड मैनेजमेंट तो इंटरनल यूजर हो गया। एक्सटर्नल यूजर की बात करोगे तो आते ही अच्छा है कौन कौन, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन देखना चाहता है। तो देखो बोला कि हमारी परफॉर्मेंस और पोजीशन, सबसे पहले तो ऑनर सबसे ज्यादा उसको जरूरत है, दूसरा मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है। फिर ये तो इंटरनल यूजर्स हो जाते हैं। एक्सटर्नल की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो कौन कौन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना चाहते हैं। पहले नंबर पे आते हैं एम्प्लॉइज, दे आर द एक्सटर्नल। तो एम्प्लॉइज एंड ट्रेड यूनियंस, क्योंकि एम्प्लॉय भी चेक करना चाहता है कि कंपनी बढ़िया चल रही है कि नहीं चल रही है, बढ़िया कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अपवर्ड ट्रेंडिंग है कि नहीं है। क्योंकि डाउनवर्ड ट्रेंडिंग जिस दिन हो जाएगा, डाउनवर्ड ट्रेंड जिस दिन आ जाएगा, उस दिन मतलब कंपनी बंद होने के कगार पे पहुंचने हो सकती है, तो एम्प्लॉय की नौकरी भी जा सकती है। यू कैन एनालाइज दिस फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट आता है बैंक इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो देखेगा आपको लोन देना है कि नहीं देना है, आपकी परफॉर्मेंस ठीक होगी, आपके पास प्रॉफिट्स के फिगर्स होंगे, आपके पास एसेट्स होंगी, लाइबिलिटीज कम होंगी, तो डेफिनेटली बैंकर आपको लोन देने के बारे में सोच सकता है। फिर आता है क्रेडिटर्स, अगेन ये आपको उधार में माल देता है तो वो चेक करेगा आपको उधार में माल देना है कि नहीं देना है, फाइनेंशियल वर्दीनेस चेक करने वाला है। गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज, गवर्नमेंट जनरली सबसे पहले टैक्स की बात कर लेते हैं कि भैया चलो प्रॉफिट कमाया, टैक्स दिया कि नहीं दिया, सेल्स किया है तो जीएसटी दिया कि नहीं दिया, क्योंकि जीएसटी जो है वो सेल्स पे लगता है, तो सेल्स किया तो जीएसटी देना है, प्रॉफिट अर्न किया तो आपको इनकम टैक्स पे करना है। तो सरकार भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखती है। फिर आते हैं रिसर्चर्स एंड लास्ट वन इज पब्लिक। ये होते हैं आपके यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन लोगों के लिए बनाया जाता है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए जी, ये बात भी जब क्लियर हो जाती है तो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये अगर आपने अंडरस्टैंड किया, अगर आपको ये वाली बात समझ में आती है, तो फिर आपको कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में तकलीफ नहीं जाएगी। आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जब तक तुम अकाउंटेंसी पढ़ोगे तब तक भी आपको तकलीफ नहीं जाने वाली। ये फंडामेंटल, ये कॉन्सेप्ट यहीं पे है, सिर्फ बाद में आप पढ़ सकते हो, लेकिन इस तरीके से बाद में आपको नहीं पढ़ाया जाता है सामान्यतः, इसलिए इसको पढ़ लो। तो बहुत सिंपल है, जरा याद करो जब आप जनरल एंट्री प्रिपेयर करते थे तो जनरल एंट्री का रूल क्या था। अंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन कर लीजिए आप, क्या रूल था सर मॉडर्न क्लासिफिकेशन में। सर एंटायर आइटम्स वर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स, दैट इज एसेट्स, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू एंड इनकम। ये 4 बातें होती हैं। अब रेवेन्यू और एक्सपेंस, इनकम नहीं एक्सपेंस, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस were transferred to trading and profit and loss account. Assets and liabilities were transferred to balance sheet. ये कहां से बात कर रहा हूं मैं, ट्रायल बैलेंस से। ठीक, ये बात समझ में आ जाती है। अब लेकिन एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज कैपिटल एंड रेवेन्यू। अब कैपिटल और रेवेन्यू में भी फर्दर एस्पेक्ट्स हैं। देखो जरा इस चार्ट को देखो ध्यान से। अब रेवेन्यू में क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंस है और रेवेन्यू रिसीट्स है। रेवेन्यू एक्सपेंस एंड रेवेन्यू रिसीट्स, ये पूरा आइटम जो होता है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जितना भी कैपिटल आइटम होता है इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है बैलेंस शीट में। इट इज अनदर एस्पेक्ट्स। और एक्सपेंस है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया जाता है, और अगर रिसीट्स हैं तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। इधर अगर रिसीट्स हैं दैट इज लाइबिलिटीज हैं तो लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, एक्सपेंस है तो इसको एसेट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। यह बात अगर आपको क्लियर होती है तो कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में आपको तकलीफ नहीं होगी, यह मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको यह क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया तो आपको तकलीफ नहीं होगी। अभी सिर्फ स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इतनी बात याद रखिए कि रेवेन्यू आइटम्स आर ट्रांसफर टू
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैपिटल आइटम्स आर ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। अभी सिर्फ इतनी बात याद रखिए भाई। फिर फर्दर क्या बात याद रखनी है कि सर रेवेन्यू आइटम है और अगर वो एक्सपेंस है तो इसको डेबिट साइड आपको लेके जाना है, अगर वो रेवेन्यू और रिसिट्स है तो उसको आपको क्रेडिट साइड लेके जाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। फर्दर भी बताऊंगा, डोंट वरी। फिर कैपिटल में रिसिट्स है तो लायबिलिटी और एक्सपेंस है तो एसेट्स। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? कंफर्म कीजिए प्लीज इन द कमेंट बॉक्स, राइट। चलो अब देखो, मैंने इसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया आपको, इसको मैंने फर्दर क्लासिफिकेशन कर दिया। क्या कि एक्सपेंस है तो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, वैसे ही रिसिट्स डायरेक्ट है तो या इनडायरेक्ट होगा। बात समझ में आई क्या? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो बात समझना बेटा। डायरेक्ट अगर एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट, कहां जगह है इसकी? ट्रेडिंग अकाउंट में सर जी। और अगर वो इनडायरेक्ट है तो इसकी जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां पर सर जी? तो देखो बेटा, अगर वो एक्सपेंस है तो मैंने क्या बताया? डेबिट साइड, ठीक है जी। अगर वो एक्सपेंस है तो डेबिट साइड चले जाना, और अगर वो रिसिट्स है तो मैंने क्या बताया आपको? क्रेडिट साइड चले जाना। सिमिलर हेयर, अगर वो डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में, और अगर वो इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर वो इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये जो आपको स्क्रीन पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। फाइनल अकाउंट्स का पूरा सार इसमें छुपा हुआ है, आपको समझनी है बात। कैपिटल में हमारे पास बहुत ज्यादा दिमाग लगाने के लिए कोई चीजें नहीं है। कैपिटल में सिर्फ आपको इतना पता करना है कि वो रिसिट्स है तो लायबिलिटी साइड जाएगा, अगर वो एक्सपेंसेस है कैपिटल तो वो एसेट साइड जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कार परचेस की, बताइए कार कितने सालों तक आपको फायदा देगी? 1 साल? नहीं सर। 2 साल? नहीं सर। 3 साल? नहीं सर। तो एज पर रूल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, कोई भी कार है उसका जो यूजफुल लाइफ है दैट इज 15 ईयर्स, मतलब 15 सालों तक आपको वो कार फायदा देगी। तो कैपिटल क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा आइटम, कोई भी ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में मिलने वाला है तो वो कैपिटल एक्सपेंस है। क्या शैल आई रिपीट द थिंग्स? सर, कोई भी खर्चा जिसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में मिलने वाला है तो वो क्या है? कैपिटल नेचर आइटम है। तो कार खरीदी 1 साल से ज्यादा के लिए मुझे फायदा देगी, तो बताओ कार पे जो खर्चा किया वो क्या बन जाएगा मेरे लिए? वो बन जाएगा सर एसेट्स। मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, क्या हर साल प्लांट एंड मशीनरी खरीदूंगा? नहीं सर, एक बार खरीद लिया बार बार फायदा देगा। मैंने फर्नीचर खरीदा अपने ऑफिस के लिए, क्या 1 साल फायदा देगा कि हर साल फायदा देगा? बात समझ में आ रही है क्या? अब उसी कार में मैंने पेट्रोल डलाया, उसी कार में मैंने पेट्रोल डलाया, तो पेट्रोल खर्चा विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड देगा क्या? हाँ जी सर। तो कहां जाएगा? तो कहां जाएगा जल्दी बताओ? वो कार का खर्चा कहां जाएगा सर जी? सर, वो कार का जो पेट्रोल का खर्चा जो है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका फायदा, कार में जो पेट्रोल डलाया उसका फायदा मुझे विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड ही मिलने वाला है, उसके ऊपर वो एक्सटेंड नहीं होगा जी। तो इसलिए क्या बन जाएगा? वो रेवेन्यू आइटम बन जाएगा। रेवेन्यू आइटम्स को हम एक तरीके से और देख सकते हैं कि सर ये रीअकरिंग होते हैं, बार बार अकर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल आपको आपकी कार में हर दिन या हर हफ्ते या हर महीने डलाना पड़ता है जी, डिपेंड्स ऑन द यूजेस। इसके अलावा आपको अपने ऑफिस का रेंट हर महीने देना पड़ता है सर जी, आपको आपके स्टाफ की सैलरी हर महीने देना पड़ता है जी, आपको आपके बिजनेस में जो प्रोडक्शन करते हो उसके लिए रॉ मटेरियल हर दिन खरीदना पड़ता है जी। तो जो रेगुलर के खर्चे हैं, रीअकरिंग नेचर के जो खर्चे हैं और जिनका बेनिफिट सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड तक सीमित होता है, उन एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्या बात समझ में आई? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर वो डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग, अगर वो इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात क्लियर हो जाती है जी।
और अगर वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है तो सिंपल उठा के एसेट साइड में डाल देना मेरे भाई। मैं इस पे बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हूं, आई नो, लेकिन मेक इट क्लियर। एक बार क्लियर करो तो फिर बार बार समझ में समस्या नहीं आएगी। क्लियर बात है जी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द रिसिट्स। रिसिट्स पैसे आते हैं जी, बार बार आते हैं जी, पैसे हर बार आते हैं जी, रिकरिंग हो रहे हैं ना जी सर। सेल्स डेली करते हो कि एक आध बार करते हो जी? साल में एक बार सेल्स करते हो कि बार बार करते हो? सर डेली सेल करते हैं, हर घंटे सेल करते हैं, हर सेकंड बेचना चाहते हैं हम तो बेके माल। तो रिकरिंग हो गया, तो सेल्स इज अ रेवेन्यू। इंटरेस्ट सर हर महीने आता है हमारे फिक्स डिपॉजिट पर, तो इट इज अ रेवेन्यू आइटम। रेवेन्यू आइटम तो जगह है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस डायरेक्ट अगर वो है और अगर वो इनडायरेक्ट है तो उसका ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में फर्दर बाइफिकेशन हो जाता है। अब डायरेक्ट कैसे? जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, मतलब कि जो आपका उद्देश्य है, उससे अगर पैसे कमाते हो तो दैट इज नोन एज डायरेक्ट इनकम। अगर आपका उद्देश्य नहीं है लेकिन फिर भी पैसे आ जाते हैं तो इनडायरेक्ट इनकम। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि मैं इस पेन को खरीदता हूं और बेचता हूं, इस पेन को खरीदता हूं और बेचता हूं, इससे पैसे कमाना मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो मैंने इस पेन को खरीदा तो खर्चा हो गया, मैंने जब इस पेन को बेचा तो मेरे लिए रेवेन्यू हो गया, रिसिट्स हो गया, रिसिट्स हो गया। अब ये मैं बार बार बेचता हूं और मेरा उद्देश्य ही पेन बेचना है, तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। अब मैंने साथ में क्या किया कि मेरे पास थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा हो गए, 1 लाख रुपए, मैंने कहा ये पैसे एक्स्ट्रा हो गए, इनको मैं बैंक में एफडी कर देता हूं, उससे मेरे पास ब्याज आ रहा है। तो बताओ वो ब्याज डायरेक्ट इनकम है कि इनडायरेक्ट इनकम है? वो मेरी इनडायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट इनकम नहीं है। डायरेक्ट इनकम क्या है? जो आपका उद्देश्य है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, उससे अगर पैसे आते हैं तो डायरेक्ट होता है। उसके अलावा कहीं से भी पैसे आए तो वो इनडायरेक्ट इनकम कंसीडर किया जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एकदम क्लियर होना चाहिए जी। वैसे ही आते हैं हम कैपिटल रिसिट्स पे। अब मुझे बताओ, जो ऑनर होता है क्या हर दिन पैसे इन्वेस्ट करता है? क्या आप बैंक में डेली डेली लोन लेने जाते हो जी? ना जी सर, कभी कभी जाते हैं। बैंक में जब बोरोइंग करते हो डेली करते हो क्या जी? नहीं सर, डेली तो नहीं करते हैं सर, जब जरूरत होती तब करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। तो दीज आइटम्स आर क्लासिफाइड एज, दीज आइटम्स आर क्लासिफाइड एज व्हाट? लायबिलिटीज। बात समझ में आनी चाहिए। क्लियर हो जाती है? चलो, तो ये क्लासिफिकेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अच्छे से करा दिया है, आप दोबारा देखना दिक्कत हो तो। हालांकि इसको हमने फर्दर अब टेक्निकली समझेंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया प्रैक्टिकल सिचुएशन। जरा टेक्निकली पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ व्हिच इज कंज्यूम्ड or exhausted within the accounting period। सर ऐसे खर्चे जिनका फायदा या जिनको कंज्यूम हम 1 साल के अंदर कर लेते हैं, अकाउंटिंग पीरियड में कर लेते हैं, उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं जी सर। स्टेटिंग डिफरेंटली, एन एक्सपेंडिचर विच इज नॉट A capital expenditure is also known as revenue expenditure। ठीक बात है जी। ये तो बात हो गई। मोहन कौन है? बोला जो राम नहीं है वो मोहन है, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है जी। चलो, एग्जाम्पल्स ऑफ सच एक्सपेंसेस आर expenses incurred on purchase of stock of materials and goods to the extent they are used, that is consumed during the year. Balance of unused raw material and unsold goods are shown as an assets. Important differentiator है, मुझे मालूम है ये क्वेश्चन पूछते आप कि सर जी परचेज करते हैं ना जी तो आप खर्चा बोलते हो। अब मैंने सर ये 10,000 रुपए के पेन खरीदे, ड्यूरिंग द ईयर मैंने 8,000 रुपए के पेन ही बेचे, तो बताओ सर जी, अब मैं बताओ ये 2,000 रुपए का माल बच गया जो मैंने खरीदा था, क्या इसको मैं खर्चा बुक कर दूं? ना जी, नहीं कर सकते खर्चा बुक, क्योंकि आपके पास तो वो बचा हुआ है। तो मेरे लिए क्या बन जाता है वो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में उसका बेनिफिट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड अगर होता तब तक वो एक्सपेंडिचर था, तभी तो आपका कॉन्सेप्ट आता है यहां पे क्या, एडवांस और प्रीपेड एक्सपेंसेस का। एडवांस और प्रीपेड एक्सपेंसेस कहां डिस्क्लोज करेंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड मेरे भाई। बात समझ में आई? अब वैसे आउटस्टैंडिंग का आता है कि खर्चा तो हो गया, बेनिफिट तो ले लिया, लेकिन पैसे नहीं दिए उसको अभी हमने।
सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, तो अपोजिट हो जाएगा मेरे भाई, लाइबिलिटी बन जाएगी, पैसा नहीं दिया आपने, काम करवा लिया तो। बात समझ में आई, खर्चा भी बुक होगा। चलो फिर आता है expenses incurred in operation of the business such as rent, salaries, wages, power, fuel and etc. लिस्ट लंबी है, जो जो खर्चे होंगे ऐड करते जाना। क्लियर बात है जी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, expenses incurred for repairs and maintenance of fixed assets, yes it is a revenue expenditure। कार की रिपेयरिंग करवाई, कार की सर्विसिंग कराई आपने, कार की सर्विसिंग बताओ, एसेट बनाओगे क्या? नहीं सर, कार की सर्विसिंग हर साल करवानी पड़ती, फिर करवानी पड़ेगी। तो कार की जो सर्विसिंग करा रहे हो, व्हाट इट इज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसका फायदा एक साल ही मिलता है, कार खरीदी उसका फायदा लंबे समय तक मिलता है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, अब डेप्रिसिएशन क्या होता है जी? सर इट इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है क्योंकि आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो जी। फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है क्योंकि आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो सर जी। अब फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम होती है और आप उसको इस्तेमाल करते हो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट बना दिया लेकिन वैल्यू कम होती है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अकाउंटेड एज एन एक्सपेंस एंड इट इज मैच्ड अगेंस्ट रेवेन्यू ऑफ द पीरियड टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ दैट पीरियड। It also includes that part of capital expenditure which expires or is consumed within an accounting year, for example depreciation on fixed assets। वो भी तो आपने कंज्यूम किया, उसका फायदा, उसको भी कहां रिकॉर्ड करना है आपको? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। मूव करेंगे नेक्स्ट आइटम, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू का उल्टा हो जाएगा, आप ये भी बोल सकते हो जो रेवेन्यू नहीं वो कैपिटल, जो कैपिटल नहीं वो रेवेन्यू, ऐसे नहीं चलेगा, दोनों में से किसी एक को डिफाइन करना पड़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर द एक्सपेंडिचर दैट गिव्स द बेनिफिट ऑफ enduring nature, that is the benefit from the expenditure which will occur for a period or periods beyond the operating cycle, beyond the accounting period. Capital expenditure increases the earning capacity or reduces the operating expense of business। इस खर्चे को करने से आपके बिजनेस की या तो एफिशिएंसी बढ़ेगी या आपके दूसरे खर्चे जो हैं वो कम हो जाएंगे। एग्जाम्पल बताइए सर जी। प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, कार, क्या इनसे आपकी क्या बिल्डिंग, क्या इनसे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है? क्या आपसे इनकी एफिशिएंसी बढ़ती है? हाँ जी, सब बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। एसेट्स तो होना चाहिए बिजनेस में, उसके बिना कैसे बिजनेस चलेगा। चलिए जी, फिर आता है फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर आर यूजुअली अकाउंटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल्स एंड एटसेट्रा। ये सब आपके लिए क्या बन जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट आइटम, दैट इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर परचेस ऑफ intangible assets such as goodwill। what is goodwill? goodwill एक ऐसी इमेज जिसके कारण कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करती है इन कंपैरिजन टू कॉम्पिटिटर्स। मैं ये पेन बनाता हूं, इस पेन पे मैं 20% का रेवेन्यू जनरेट करता हूं, 20% का प्रॉफिट कमाता हूं। मेरे कॉम्पिटिटर कंपनी इसी पेन पे वो 10% का प्रॉफिट कमा रही। बताओ किसकी गुडविल? मेरी गुडविल, क्योंकि मैं एक्सेस प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा हूं। तो गुडविल होती है, अच्छी इमेज होती है। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इंटेंजिबल एसेट्स आर दोस एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी टच एंड सीन। हमने ऑलरेडी पढ़ा था जब हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे थे जब, राइट। चलो, expenditure for the extension or improvement of fixed assets which will improve the earning capacity or quality of the product, such as increasing the sitting capacity of a theater। थिएटर की सिटिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हो। अब देखो, थिएटर में रिपेयर मेंटेनेंस कराया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। थिएटर की कैपेसिटी 100 थी, आपने उसमें काम करा दिया, 20 और बढ़ गई, तो ये जो 20 का आपने जो खर्चा किया है दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसलिए वो एसेट्स बन जाएगा। ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं, इसी कारण क्लासिफिकेशन भी चेंज हो जाता है। चलिए जी, नेक्स्ट आइटम की तरफ मूव करेंगे, दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
अब ये कौन कौन से एक्सपेंडिचर ला रहे हो सर जी? पहले तो आप रेवेन्यू ले आए, फिर आप कैपिटल ले आए, और अब आप बोल रहे हो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करना, थोड़ा सा उसका बेनिफिट आगे के सालों के लिए लेके जाना। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट इज इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड बट इट इज assumed that its benefit will extend beyond the accounting period that is will not be exhausted within the accounting period। मतलब कि ये तो ना तो बहुत लंबा समय तक फायदा देगा, ना ही 1 साल के लिए फायदा दे रहा है। 2 years, 3 years, 4 years, 5 years तक के लिए फायदा देगा सिर्फ। तो उसको क्या बोलते हैं हम? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने ऑफिस में करा दिया पेंट, और आजकल ना पेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है, तो जब आपने पेंट कराया तो बोला कि साहब ये पेंट जो है ना आपके ऑफिस में 4 साल तक चलेगा, कोई जरूरत नहीं दोबारा पेंट कराने के लिए, 4 years तक। 4 years के बाद कराना पड़ेगा। 1 लाख रुपए का पेंट करवाया। चलो अब ये 1 लाख रुपए का जो खर्चा है वो मैं 1 साल का कंसिडर करूं कि 4 साल का? तो बोला 4 साल का, तो 1 साल खर्चा कितना? 25,000 हो गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। खर्चा 1 साल से ज्यादा सालों में हम जिसको लेके जा सकते हैं। अकाउंटिंग ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, amount to be written off in the current year is debited to the profit and loss account, and amount not written off in the current year is shown on the asset side of the balance sheet as deferred revenue expenditure। deferred revenue expenditure is a fictitious asset, it is not an actual asset, बस एक जनरल एंट्री पास करने पर asset बन जाती है। although it is shown in the asset side of the balance sheet, it is not a really an asset of the business। तो मैंने 1 लाख का खर्चा किया था अपने ऑफिस में पेंट कराने का, राइट, और तो इस साल का 25,000 हुआ जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया, बचा 75,000 मेरे लिए क्या हो जाएगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल बी डिस्क्लोज अंडर बैलेंस शीट के एसेट साइड। आप उसको दिखा दोगे। क्या बोलते हो भाई? क्या बोलते हो? एकदम स्पीड में जा रहा है फाइनल अकाउंट्स अपना। फंडामेंटल कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रहा हूं आज के वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सबके साथ शेयर करना। नाउ मूविंग टूवर्ड्स कैपिटल रिसीट्स। Capital receipts are the amount received by the enterprise that are not revenue by nature। अब देखो, कैपिटल रिसीट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिफाइन किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिफाइन किया, कैपिटल रिसीट्स को डिफाइन नहीं किया। क्या बोला? कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स व्हिच आर नॉट रेवेन्यू रिसीट्स। They are the receipts or amount receivable from sources other than its operating, that is business activities से आएगा। Example of capital receipts are capital contribution by the proprietor, borrowings and sale proceeds of fixed assets। Capital and borrowings increase the liability of enterprise, thus it is not an income। Sale of fixed assets reduces the fixed assets, thus the amount received is not a revenue earned in the normal course of business। Capital receipts do not direct affect the profit or loss of the business, hence these are shown in the balance sheet के liability side दिखाएंगे। तो एक बार देखें कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या है। तो जो रेवेन्यू नहीं है वो कैपिटल है, सिंपल रूल इतना याद रखो, जो रेवेन्यू नहीं है वो कैपिटल। पैसा आ रहा है, रेवेन्यू से नहीं आया तो कैपिटल। अब रेवेन्यू क्या? दीज आर द सर रेवेन्यू रिसीट्स आर दोस रिसीट्स व्हिच आर नॉट कैपिटल रिसीट्स। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं करते। दीज आर द अमाउंट्स रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मेनली फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बस बात खत्म, इतने में बात खत्म हो जाती है। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के कारण यदि आपको पैसे मिलते हैं, यदि आपको पैसे मिलते हैं तो क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स। इसके अलावा अगर आपको कहीं से पैसे मिलते हैं तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसीट्स। ठीक बात है जी, कैपिटल रिसीट्स। चलो पढ़ लीजिए और क्या लिखा है। कैश सेल्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, bad debts recovered are examples of revenue receipts। In other words, revenue receipts arise from the operating activities in the normal course of business, whether received or receivable। An important feature of revenue receipts is that such receipts are incomes, hence these are shown on the credit side of trading account or profit and loss account। डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर वो रेवेन्यू नहीं है तो वो कैपिटल है, और कैपिटल है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। अब आ जाते हैं हम आज के क्वेश्चन की तरफ। इतना जो ज्ञान आज हमने प्राप्त किया है, एक बार उस ज्ञान की टेस्टिंग जरूर हो जाए कि जो ज्ञान है वो हमारे इधर गया कि नहीं गया। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ज्ञान है, ज्ञान की तरह बह गया हो।
क्योंकि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उसको अपने अंदर सहेजने के लिए हमें इसको खोल के रखना पड़ता है। ठीक है, तो चेक करते हैं एक बार कि गया कि नहीं गया। स्टेट वेदर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर कैपिटल और रिवेन्यू इन द नेचर। सिंपल है, आपको बताना है कि कैपिटल है कि रिवेन्यू है। एंड आई इंसिस्ट कि आप ये भी बताइए क्यों, रीजन भी बताइए। चलो, एक्सपेंसेस ऑन वाइट वॉशिंग एंड पेंटिंग ऑफ बिल्डिंग परचेज टू मेक इट रेडी फॉर यूज। बहुत ध्यान से समझ के देना, डेप्रिसिएशन पढ़ के आ रहे हो। क्या लिखा है जी सर? सर खर्चा किया, वाइट वॉश कराया, पेंटिंग कराया बिल्डिंग का, जिसको हमने परचेज किया था, जिससे कि वो बिल्डिंग इस्तेमाल के लिए तैयार हो सके। बताइए, रेवेन्यू डालूं कि कैपिटल डालूं? जल्दी से बताइए, क्या मैं इसको रेवेन्यू डालूं या मैं इसको कैपिटल डालूं? आपको आंसर लगा देना है जल्दी से। मैं लगा देता हूं उसको। मेरा आंसर है इट इज कैपिटल। अब आप बोलोगे सर ये तो धोखा कर दिया आपने। व्हाई इट इज कैपिटल सर जी? व्हाई इट इज कैपिटल? भैया कोई भी फिक्स एसेट्स होती है, उसको जब तक हम रेडी टू यूज नहीं कर देते तब तक के खर्चे, इंस्टॉलेशन तक के खर्चे उस एसेट में ऐड हो जाते हैं। बात समझ में आई? इसलिए क्या है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, फर्स्ट आइटम। सेकेंड आइटम की तरफ बढ़ेंगे। लिखा है ₹10,000 स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर न्यू मशीन। नई मशीन के लिए प्लेटफॉर्म बनाया, अगेन इंस्टॉलेशन तक का खर्चा है जी, अभी मशीन इस्तेमाल नहीं हुई, तो कैपिटल हो जाएगा। रिपेयर एक्सपेंस ऑफ ₹25,000 इनकर्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग। अब ये रिपेयर का खर्चा है। जब रिपेयर होता है उसके कारण अगर कैपेसिटी बढ़ेगी तब तो वो क्या है, कैपिटल है। अगर कैपेसिटी नहीं बढ़ती तो सीधा लगा देना सर रिवेन्यू। क्या लगा दोगे जी? रिवेन्यू। फिर आता है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज रिन्यूअल प्रीमियम। इंश्योरेंस तो आपका रेवेन्यू खर्चा है सर, हर साल देना है जी। परचेज्ड अ न्यू कार, नई कार खरीदी, कैपिटल है सर जी ये तो। वेजेस पेड टू इंस्टॉल अ मशीन, ये भी कैपिटल है। लग रहा होगा वेजेस पे किया, लेकिन मशीनरी के इंस्टॉलेशन तक के खर्चे मशीनरी में ऐड होते हैं तो कैपिटल है। रिपेयर्स कैरिड आउट ऑन एग्जिस्टिंग कार, रेवेन्यू। एक कोई जब तक कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी जब तक वो रेवेन्यू है। ऑफिस ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग रीपेंटेड फॉर ₹50,000, तो क्या कर दूं? रेवेन्यू। रीपेंटेड करो, कुछ भी करो। पे टेलीफोन बिल, रेवेन्यू। ये हो जाते हैं मेरे आंसर्स। आपके आंसर्स भी ऐसे ही आ रहे थे क्या? जल्दी से बता दीजिए। अगर आ रहे थे तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं है तो इस वीडियो को दोबारा जाके देखो। कम स्पीड में देखो, थोड़ा ज्यादा स्पीड में पढ़ा दिया मैं तो, लेकिन करना जरूर है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहा हमारा आज का ये। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे मैं लेके आने वाला हूं आपके लिए अब क्वेश्चंस। पहले ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं एक एक बारीकी बताने वाला हूं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेके आऊंगा, फिर बैलेंस शीट लेके आने वाला हूं, है ना। टेंशन नहीं लेने का, पूरा पढ़ाऊंगा। क्लियर बात है जी। रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलते रहेंगे, राइट। मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% फ्री कंप्लीट एजुकेशन। देखिए जी, 100% फ्री वीडियो होते हैं जी, क्वालिटी एजुकेशन होता है जी। और मिलता क्या है? सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्टेट बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड, स्पोकन, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, ये सारे कोर्सेस केजी से लगा के क्लास 12th आपको मिलते हैं निःशुल्क एट मैग्नेट ब्रेन्स। आप हमसे जुड़ने का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com। आप इस्तेमाल कर सकते हैं हमारा एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहां भी फ्री मिलेगा। यूट्यूब पे तो है ही, आप हमेशा ये सर्च कीजिएगा। मेरी प्लेलिस्ट जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। और नोट्स डाउनलोड कर रहे हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। भैया इतने अच्छे वीडियोस के लिए लाइक और शेयर तो बनता है। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जिससे कि आपकी एग्जाम की तैयारी हो सके स्मूथली। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिए तब तक बहुत सारा ख्याल, अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।